इस वीडियो में हम लोग पिंपल के एक सीरियस वैरायटी नोडुलोसिस्टिक एक्ने के बारे में बात करेंगे। तो नोडुलोसिस्टिक एक्ने जो होता है, इसमें व्यक्ति के जो चेहरे होते हैं, पिंपल्स में आपको जैसे जानकारी है ही कि बेसिकली ज़्यादातर चेहरे पर ही होता है। हालांकि ये गर्दन पे, छाती पे, पीठ पे, इवन पीठ के निचले हिस्से में भी कुछ मरीजों में देखने को मिलता है, और जिनको ट्रंकल एक्ने में क्लासिफाई किया जाता है। तो जो नोडुलोसिस्टिक एक्ने होता है वो सीवियर वैरायटी का एक्ने होता है। इसमें व्यक्ति के चेहरे पे या जो बाकी हिस्से की हमने बात की वहां पर दर्द से भरे हुए बड़े बड़े दाने, एकदम इन्फ्लेम्ड लीजन और सिस्ट देखने को मिलते हैं। कई बार सिस्ट का साइज 3-3 सेंटीमीटर, 4-4 सेंटीमीटर, पूरा बड़ा बड़ा सिस्ट भी देखने को मिलता है। और पूरे पर इनकी संख्या तो जो होती है वो बहुत सारी हो सकती है, एक दो भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। और साथ में जो पिंपल्स के जो कमेडोनल वाला पार्ट होता है, जैसे व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स, इस तरह के दाने भी इंटरस्पर्स्ड मिल सकते हैं। और कभी कभी किसी किसी मरीजों में मल्टीपल सिस्टिक लीजन ही प्रोमिनेंट होते हैं और पस वाले दाने। तो पिंपल्स की जो पैथोलॉजी आप पढ़ते हैं तो उसमें यही देखने को मिलता है कि ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो हमारी तेल वाली ग्रंथियां होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, वो ऑयल ज़्यादा बनाने लगती हैं। और साथ में ही जो ऑयल ग्लैंड्स के डक्ट है उसकी एपिथेलियम हाइपरकेरेटोसिस वाली फेज में जाने लगती है। तो जो ऑयल का ड्रेनेज है, मतलब ऐसे समझें कि जो ऑयल ग्लैंड्स ने तेल बनाया, वो तेल रोम छिद्रों से निकल करके हमारी चमड़ी पे फैल गया। अब चूंकि उसका जो रोम छिद्र का मुंह है और जो डक्ट है, जैसे जो नाली है, जो ऑयल ग्लैंड की फैक्ट्री है तेल पैदा करने वाली, फिर जो पाइप है वो पाइप भी पतली हो गई, सकरी हो गई, जिसको डक्ट बोलते हैं, सीबेसियस डक्ट, वो पतली हो गई, जिससे कि वो ऑयल वहां पे ज्यादा एकत्रित होने लगी। अब ऑयल ज्यादा एकत्रित होगी तो हमारी स्किन पे एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है प्रोपियानोबैक्टीरियम एक्नीस। तो वो बैक्टीरिया का भोजन होता है ऑयल, तो वो ऑयल को खाने लगता है। अब वो तंदुरुस्त हो गया, उसकी अपनी संख्या बढ़ाने लगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और वो पस बनाने लगता है। तो अब मवाद भी, अब प्लस फर्दर जब ये सब गंदगी इकट्ठा होगी तो जो नाली है, जो डक्ट है, जो पाइप लाइन है, वो और ज्यादा ब्लॉक हो गई। इसी वजह से बड़े बड़े स्वेलिंग वाले इन्फ्लेम्ड नोड्यूल सिस्ट इस तरह को देखने को मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रीजिंग एब्सेस मिल रहा है, एक सिस्ट यहाँ पे, एक सिस्ट यहाँ पे, बड़े बड़े निडिल आपने डाला इधर से निकला दूसरे वाले साइड से, इतना खतरनाक हो। कई बार तो साधारण व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पिंपल्स ही है क्या। कई बार वो आश्चर्य करते हैं कि हमने तो ऐसा पिंपल्स देखा ही नहीं था। तो चूंकि पिंपल्स जो है बड़ा सामान्य प्रॉब्लम है, लोग जो साधारण पिंपल्स है हल्का फुल्का उससे बड़ा फेमिलियर होते हैं, लेकिन नोडुलोसिस्टिक एक्ने से लोग उतना फेमिलियर नहीं होते हैं। लेकिन हालांकि ये भी एक सामान्य प्रॉब्लम ही होती है। और इन पिंपल्स, ये जो वैरायटी है पिंपल्स का, इसका इलाज तत्काल होना बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि ये हील करेंगे, यदि निकलते रहे, तो ये जब भी ठीक होते हैं तो स्किन में गड्ढा बना देते हैं, जिसको एक्ने स्कार बोला जाता है। कई बार बहुत खराब गड्ढे, मल्टीपल बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेगा, एकदम स्किन रफ उबड़ खाबड़ देखने को मिलता है। इसी वजह से इस वैरायटी के पिंपल्स का जल्द से जल्द और अच्छा इलाज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में ये है कि इसके लिए अभी बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से जो दवाई चलाई जाती है वो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन जो दवाई होती है वो खाने वाली दवाइयाँ होती है। लगाने वाली दवाइयाँ अब सेकंड लाइन हो गई। तो खाने वाली दवाई में भी जो आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई है वो सबसे ज्यादा प्रीफर की जाती है। तो आइसोट्रेटिनोइन जो दवाई होती है वो आपके वजन के हिसाब से तय की जाती है कि कितनी डोज में चलेगी। लेकिन साधारणतः आइसोट्रेटिनोइन जो होती है वो 20 से 40 mg के डोज में दी जाती है, और काफी मरीजों में 9 महीने से 12 महीने की थेरेपी दी जाती है। अब ये जो होता है बड़ा पेनफुल होता है मरीज को ये बात सुन करके, विशेष करके टीनेजर्स जो 15 साल के बच्चे हैं, 16 साल के, उनके लिए बड़ा शॉकिंग होता है कि मेरी दवाई इतनी लंबी चलनी है। और आइसोट्रेटिनोइन का अच्छा असर आने में 2 से 4 महीना लग जाता है साधारणतः, कुछ मरीजों में 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये मरीज के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो कई बार मरीज बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर बदलता है, बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली डॉक्टर चेंज करता है। जैसे 15 दिन दवाई कराए, नहीं फायदा मिला, फिर किसी क्या 1 महीना कराए, नहीं फायदा मिला तो डॉक्टर बदल लिया। तो ऐसे बड़ा कॉमन देखने मिलता है, जिसको डॉक्टर शॉपिंग बोला जाता है। तो इसमें आपको डॉक्टर नहीं बदलना है, आपको इंतजार करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। ये दवाई का एक बार जब अच्छा असर आ जाता है तो सारे नोड्यूल सिस्ट सब खत्म हो जाते हैं। और ये दवाई अधिकांश मरीजों में परमानेंट क्योर करती है, लेकिन इसका एडिक्वेट कोर्स चलना बड़ा जरूरी है। इस दवाई के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि इसकी वजह से ड्राइनेस, चूंकि ये सीबेसियस ग्लैंड तेल वाली ग्रंथियों पे डायरेक्टली हिट कर रही है, उनका तेल बनना बंद कर रही है, तो फेस की स्किन का ड्राई होना बड़ा सामान्य बात है। अब उसमें भी विशेष करके होंठ का, तो जिससे कि होंठ फटने लगते हैं।
मतलब होंठ में क्रैक्स आ जाएंगे, होंठ फटेंगे, तो मरीज को बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। तो उस कंडीशन में आपको कोई भी ऑयल बेस्ड चीज घर पे पड़ी हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। नारियल का तेल, वैसलीन, घी, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करके आप जो ड्राइनेस वाला पार्ट है उसे टैकल कर सकते हैं। फेस पे जो ड्राइनेस वाला पार्ट है उसके लिए नॉन कमेडोजेनिक, मतलब पिंपल्स को कम बढ़ाने वाले या नहीं बढ़ाने वाले तमाम तरह के मॉइस्चराइजर उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे पिंपल बढ़ेगा भी नहीं और स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। तो जो इसमें यूज किया जाता है वो ज्यादातर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज किया जाता है। अब आइसोट्रेटिनोइन के साथ में दूसरी दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन नाम की दवाई काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो डॉक्टर आइसोट्रेटिनोइन के साथ में देता है। कुछ मरीजों में एमोक्सिसिलिन, क्लेवलैनिक एसिड, लाइनेजोलिड या सेप्ट्रान नाम की एंटीबायोटिक भी डॉक्टर यूज कर लेता है। लेकिन थोड़ा सा साइड इफेक्ट जो प्रोफाइल है वो सेप्ट्रान और लाइनेजोलिड में थोड़ा सा ज्यादा साधारणतः देखने को मिलती है। और एजिथ्रोमाइसिन बहुत अब सभी लोग फेमिलियर हैं, तो अधिकांश डॉक्टर उसी एंटीबायोटिक को यूज करने की कोशिश करते हैं। लगाने वाली दवाइयां भी असिस्टेंट थेरेपी के तौर पे यूज की जाती है, मतलब ऐसे समझे 2% 5% का उनका रोल होता है। जैसे कि तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, क्लिंडामाइसिन, बेंजोइल पेरोक्साइड, नेडीफ्लॉक्सैक्सिन, ऑक्जेनॉक्सेक्सिन, नई एंटीबायोटिक से सब अवेलेबल हो गई हैं, इन सबको इस्तेमाल कर ली जाती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, स्टीरॉयड ग्रुप्स की दवाइयों का उपयोग। तो यदि किसी की बीमारी बहुत तगड़ी है तो उस कंडीशन में डॉक्टर शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टीरॉयड्स भी देता है इसमें। तो काफी यंग जो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं तो गूगल पर वो स्टीरॉयड को सर्च करते हैं और स्टीरॉयड की साइड इफेक्ट आती है तो वो उसको निगेटिव तरह देख लेते हैं कि डॉक्टर ने मुझे स्टीरॉयड खिला दिया पिंपल्स के लिए, एक्ने के लिए, तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग होता है। लेकिन ये रिकमेंडेड है कि यदि बहुत सीवियर वैरायटी का है नोडुलोसिस्टिक एक्ने तो स्टीरॉयड्स की शॉर्ट कोर्स ऑफ थेरेपी इंडिकेटेड है। इसी तरह से स्टीरॉयड्स के इंजेक्शंस आते हैं जो कि डायरेक्ट सिस्ट के अंदर लगा दिया जाता है और वो इतने कारगर होते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर ही सिस्ट को खत्म कर देते हैं। तो इनमें से किसी भी दवाई से आपको फोबिया नहीं रखना है। फोबिया कब रखना है, जब इन दवाइयों को आप खुद उपयोग करें। खुद उपयोग करने पर आपको पता नहीं चलेगा साइड इफेक्ट क्या है, कब टेस्ट कराना है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे आइसोट्रेटिनोइन से बहुत थोड़े मरीजों में लीवर के ऊपर और कोलेस्ट्रॉल के ऊपर असर देखा गया है। तो डॉक्टर जो होता है गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बीच बीच में आपका ये टेस्ट कराएगा जिससे कि इन साइड इफेक्ट से बचा जा सके। और यदि ये साइड इफेक्ट आते भी हैं तो उसको डॉक्टर कुछ तरीकों से उसे हैंडल कर लेगा। जैसे कुछ सिंपलर मेडिसिन आती हैं जो इन साइड इफेक्ट्स को कट कर देती है और आपकी दवाई कंटिन्यू रहती है। इसके अलावा आपका डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, एडिक्वेट वाटर इनटेक, ये सब चीजें जो होती हैं सपोर्टिव मेजर्स के तौर पर आइसोट्रेटिनोइन को चलते हुए साइड इफेक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है। कभी कभी कुछ सिचुएशन में आइसोट्रेटिनोइन को बंद भी करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में फिर जो साइड थेरेपी है उनका मदद लेता है डॉक्टर, जैसे कि ब्लैक पील, सैलिसिलिक एसिड पील या खाने वाली दूसरी एंटीबायोटिक दवाइयां जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, लाइमेसाइक्लिन। महिलाओं में डॉक्टर कई बार हार्मोनल थेरेपी का भी उपयोग करता है, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिनकी एंटी एंड्रोजन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि साइपोटिरॉन एसीटेट नाम की एक दवाई होती है, उसको इस्तेमाल करता है। इसी तरह से स्पाइरोनोलैक्टोन नाम की दवाई भी काफी ज्यादा डॉक्टर इस्तेमाल करता है। तो स्पाइरोनोलैक्टोन की जब दवाई बात आती है तो बच्चे फिर से गूगल चेक कर लेते हैं और पाते हैं कि ये तो बीपी और हार्ट के मरीजों में इस्तेमाल होता है, तो वो अगेन कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही दवाई अलग अलग डोज में अलग अलग तरीके से तमाम तरह की बीमारियों में इस्तेमाल होता है अंग्रेजी पद्धति में। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और अपने डॉक्टर के गाइडेंस में आप इस तरह के पिंपल से भी आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, ट्रीटमेंट से प्रॉपरली अडहियर रहना होगा। थैंक यू।